Hi students, in last lecture we studied about the lattice enthalpy of ionic crystal. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था कि जो लैटिस एंथैल्पी है आयनिक क्रिस्टल की उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। कहते हैं जो स्टेबिलिटी होती है आयनिक क्रिस्टल की उसको हम किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, लैटिस एंथैल्पी की टर्म में उसको एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कहते हैं जो लैटिस एंथैल्पी है उसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट हमने मेथड करा था, कहता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब क्या होगा, जब 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल की फॉर्मेशन होगी, जब क्या करेंगे दो ऑपोजिटली चार्ज अपनी गैसीय स्टेट में क्या होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं। उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं, जिसको हम माइनस यू के साथ क्या करते हैं डिनोट करते हैं। बिकॉज कहता है यहाँ पे माइनस साइन किस लिए लगाए, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ऐसी सेकंड मेथड हमने पढ़ा था, कहते हैं जो लैटिस एंथैल्पी है उसको हम ऑल्सो कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब क्या करते हैं, जब 1 मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल को क्या करेंगे कंप्लीटली सेपरेट करेंगे डिफरेंट चार्ज आइंस के अंदर। जैसे हमने एग्जांपल ली थी mx की, जब कहता है mx आयनिक सॉलिड को हम क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करके केटाइन एंड एनाइन की फॉर्मेशन होती है। उस दौरान यहाँ पे हम इसको एनर्जी क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं, एंड उस प्रोवाइड एनर्जी को भी हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं, जिसको हम प्लस यू साइन के साथ क्या करते हैं डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो प्लस साइन है वो किसको डिनोट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है। ऑल्सो हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेज है वो लगती हैं जब हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जिसमें फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा था साइज़ ऑफ द आयन, कि आयन का साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या होता है कम होता है, एंड उतनी स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शंस लगती हैं, एंड जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगी उतनी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है। सेकेंड फैक्टर हमने पढ़ा था चार्ज ऑन दी आयंस, के आयन के ऊपर जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा वो लगाया गया स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती हैं आयंस के बीच में। जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगेगी उतनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स में जैसे यूनिवेलेंट सॉलिड में पढ़ी थी उसकी वैल्यू कितनी होती है, बाई यूनिवेलेंट सॉलिड के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होती है, एंड बाईवेलेंट सॉलिड के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होती है। इसको हमने इस टेबल से पढ़ा था एंड इसको एक्सप्लेन करा था डिटेल के अंदर। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज बॉर्न-हैबर साइकिल फॉर लैटिस एंथैल्पी। अब हम पढ़ेंगे कि बॉर्न-हैबर साइकिल है उसको लैटिस एंथैल्पी के लिए हम कैसे लिखते हैं। कहता है बॉर्न एंड हैबर ने 1919 में प्रपोज करा एक मेथड जो किसके साथ रिलेट करता है, लैटिस एंथैल्पी के साथ रिलेट करता है आयनिक क्रिस्टल की टू दी अदर थार्मोडायनामिक डाटा के साथ। जैसे कहता है हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्न-हैबर साइकिल बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि जो फॉर्मेशन है बॉन्ड की वो कैसी होती है, अगर कहता है हमारे पास तभी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी अगर इस दौरान एंथैल्पी है एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी, कहता अगर हम कंसीडर कर ले एग्जांपल, जैसे हमारे पास एनर्जी चेंज है जब हमारे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ कहता है वो कहाँ से बनता है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड मेटालिक सोडियम एंड क्लोरीन गैस से मिलता है। जब कहता है ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, दोनों क्या बनते हैं, केटाइन एंड एनाइन बनेंगे फर्स्ट, उसके बाद जो आयंस है आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। कहता है उसमें क्या यूज़ होता है, बॉर्न-हैबर साइकिल यूज़ होता है। जैसे क्या होता है इसकी रिएक्शन में कि जो सोडियम एटम है वो किसके साथ रिएक्शन शो करता है, हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन शो करेगा, एंड वहाँ से हमारे पास क्या होगा, सोडियम क्लोराइड सॉलिड की क्या होती है, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। कहता है ये जो ओवरऑल प्रोसेस है वो हम कैसे मान के चलते हैं, हम क्या थॉट करते हैं कि ये हमारे पास क्या चलता है, कुछ नंबर ऑफ स्टेप में ये प्रोसेस है वो क्या करता है, प्रोसीड करता है। जैसे फर्स्ट स्टेप कौन सा है, कन्वर्जन ऑफ मेटालिक सोडियम एटम इनटू द गैसियस सोडियम एटम। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सोडियम एटम है सॉलिड स्टेट में उसको किस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज कहता है जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज किस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। जिसके कारण सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मेटालिक सोडियम सॉलिड होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैसियस सोडियम एटम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कहते हैं जो सोडियम एटम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को तभी लूज करेगा जब अपनी किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट के अंदर होगा, एंड उसके बाद में क्या हो जाती है, सब्लिमेशन हो जाती है। कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमें कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल ऑफ मेटालिक सोडियम इनटू गैसियस सोडियम के अंदर, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोलते हैं। बिकॉज सॉलिड से सीधा जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी यूज़ होती है उसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, एंड उस दौरान जो एनर्जी यूज़ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे। एंथैल्पी को एनर्जी भी बोल देते हैं। हैंस कहता है इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे।
जैसे यहाँ पे हमें शो हो रहा है दैट सोडियम सॉलिड है वो क्या हो रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ पे किसको डिनोट करता है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को डिनोट करता है कि इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास सोडियम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या चलता है, डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू क्लोरीन एटम। जैसे हमें पता है कि जो क्लोरीन है वो कभी भी एक एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज एक एटम हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके कारण जो क्लोरीन है वो हमेशा किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो मॉलिक्यूल से सबसे पहले हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एक सिंगल एटम में कन्वर्ट कर देते हैं। उस दौरान क्या होता है, हमारे पास जो क्लोरीन मॉलिक्यूल में बॉन्ड होता है उसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, उसकी डिसोसिएशन करनी पड़ती है। कहते हैं जो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, दो एटम्स होते हैं क्लोरीन के। हैंस कहता है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कन्वर्जन करने के लिए, कि 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। बिकॉज दोनों क्लोरीन के बीच में बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, एंड इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे, जिसको कैपिटल डी के साथ हम डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें रिएक्शन में शो करा हुआ है कि जो 1 मोल है क्लोरीन मॉलिक्यूल का, उसके बीच में कितनी एनर्जी लगती है, दैट इज़ डिसोसिएशन एनर्जी लगती है उसको क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करने के लिए। कहता है जब 1 मोल क्लोरीन का मॉलिक्यूल का ब्रेक होगा उस दौरान 2 क्लोरीन के एटम क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दस कहता है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम को प्रोड्यूस करने के लिए वो कितनी होगी, D/2 होगी। बिकॉज 1 मोल हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल में से कितने मोल्स प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पास क्लोरीन एटम के 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं, बट हमें सिर्फ क्या चाहिए, 1 मोल चाहिए। दैट मीन्स हम क्या यूज़ करेंगे, हाफ मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल का यूज़ करेंगे। उस दौरान जो हमारे पास डिसोसिएशन एंथैल्पी है उस वो भी, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, एंड वहाँ से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम का क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप कौन सा होता है, कन्वर्जन ऑफ गैसियस सोडियम एटम इनटू सोडियम आयंस। अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करा है, सिर्फ सॉलिड से गैसियस स्टेट में उसको क्या करा है, कन्वर्ट करा है। अब हम क्या करेंगे, जो गैसियस स्टेट में एटम है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कराएंगे, रिलीज कराएंगे। अब हम क्या करते हैं, कहते हैं जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल ऑफ गैसियस सोडियम एटम इनटू सोडियम आयन में, उस दौरान कहता है सोडियम एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। यहाँ पे भी आयनाइजेशन एंथैल्पी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके क्या करता है, सोडियम केटायन की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप कौन सा होता है, कन्वर्जन ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम इनटू गैसियस क्लोरीन आइंस। जैसे ऊपर हमने क्या करा है, गैसियस क्लोरीन एटम को प्रोड्यूस कर लिया है। कहता है उस गैसियस क्लोरीन एटम वो अभी क्या है, अनस्टेबल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके कारण वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कहता है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज जब वो गेन करके इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होगा उस दौरान वो क्या होगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। यहाँ पे कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम को क्लोराइड आयन में बनने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए इसको प्रोडक्ट में लिखा है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन। जैसे ऊपर हमारे पास क्या हुआ है, थर्ड स्टेप में केटाइन की फॉर्मेशन होगी है, एंड फोर्थ स्टेप के अंदर एनाइन की फॉर्मेशन होगी है। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज आयन है, दैट इज केटाइन एंड एनाइन है, आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सॉलिड क्रिस्टल बनाएंगे। कहता है जो ऑपोजिटली चार्ज सोडियम केटाइन है एंड क्लोरीन आयंस है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हेंस वहाँ से क्या होती है, हमारे पास सॉलिड सोडियम क्लोराइड एनाइन की क्या होती है, वहाँ से आयनिक क्रिस्टल है वो क्या होगा, फॉर्म होगा। यहाँ से हमारे पास क्या था, जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी उस दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज के कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जब हमारे पास 1 मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन प्रोड्यूस होता है, जब क्या करेंगे, दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं, जिसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, यू के साथ डिनोट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे जो हमारे पास लैटिस एंथैल्पी है वो किस में आएगी, नेगेटिव साइन के अंदर आएगी। दस कहता है जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कि हमारे पास जैसे ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है कि एक सोडियम सॉलिड में एटम कंबाइन किसके साथ होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, एंड वहाँ से हमारे पास क्या होगा, 1 मोल सोडियम क्लोराइड का प्रोड्यूस होता है। कहता है जो इंथैल्पी चेंज है इस रिएक्शन में उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। मीन्स कहता है इन सभी को कंबाइन करके जो ओवरऑल एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, जिसको हम डेल्टा एफ एच के
के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दस कहता यहाँ से हमारे पास क्या पता चलता है, कहता जो टोटल हमारे पास जो वेरियस स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्न हैबिट साइकिल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इस फिगर में हमें शो करा हुआ है, दैट इज़ फर्स्ट कहता क्या होता है हमारे पास, सोडियम सॉलिड से सब्लिमेशन एनर्जी को गेन करके वो किस स्टेट में आता है, सोडियम गैसियस स्टेट एटम में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उस गैसियस स्टेट में एटम क्या करता है, आयनेशन इंथैल्पी को गेन करके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा एंड वहाँ से हमारे पास क्या होगी, केटाइन की फॉर्मेशन होगी। ऐसे कहता हमारे पास क्या होगा, जो हाफ मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल का है वो क्या करेगा, हाफ मोल ऑफ डिसोसिएशन इंथैल्पी को गेन करके एक क्लोरीन एटम के अंदर गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास क्लोरीन एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इन दोनों आयंस को बनने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज यू नॉट, लैटिस इंथैल्पी रिलीज होगी, वहाँ से हमारे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, उसको हम माइनस यू नॉट के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ पे यू नॉट क्या है, हमारे पास लैटिस इंथैल्पी है। माइनस साइन क्यों लगा है, बिकॉज जब दो अपोजिट चार्ज आयन आपस में कंबाइंड होते हैं उस दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एंड जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है, ये जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा एफ एच नॉट के साथ क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ कहता है क्या होता है, जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, दैट इज 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बनने के लिए जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होती है, हमारे पास शुड बी द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, वो क्या होती है, सेम होती है। वो ये चीज़ को नोट नहीं करती वेदर, वो कहता है चाहे हमारे पास डायरेक्टली हो या फिर नंबर ऑफ स्टेप में हो। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट से ऊपर वाली रिएक्शन शो करी है वो एक स्टेप वाली है, जो हमारे पास नीचे जो साइकिल चल रहा है वो क्या है, काफ़ी सारे स्टेप मिलके क्या चलती है, एक रिएक्शन कंप्लीट होती है। कहता है जो हमारे पास हेजेस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो इन सभी इंथैल्पी के क्या होगी, इक्वल होगी। दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो किसके इक्वल होगी, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनेशन इंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस लैटिस इंथैल्पी, सभी एनर्जी के सम के इक्वल क्या आएगी, हमारे पास टोटल ओवरऑल एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन आती है। जैसे हमें पता है जैसे लैटिस इंथैल्पी है, लैटिस इंथैल्पी को हमने कैलकुलेट करना है यू नॉट, यू नॉट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ एच नॉट माइनस एस माइनस हाफ डी डिसोसिएशन इंथैल्पी माइनस आयनेशन इंथैल्पी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के इक्वल आ जाएगा। कहता है यहाँ से जो लैटिस इंथैल्पी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें डिफरेंट क्वान्टिटी इन सभी की वैल्यूज़ पता हो वहाँ से हम लैटिस इंथैल्पी के वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कहता है जब ये ऊपर वाले रिलेशन को हम यूज़ करते हैं लैटिस इंथैल्पी के लिए, वहाँ पे एक स्पेशल केयर रखने की ज़रूरत होती है, दैट इज हमें क्या करना पड़ता है, साइन का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी क्वांटिटी के आगे कौन सा साइन क्या होगा, यूज़ करेगा। पॉजिटिव साइन को हम यूज़ करते हैं इंथैल्पीज़ के लिए जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एंड नेगेटिव साइन को हम उन क्वान्टिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।